हेलो। इज इट ऑडिबल अनमोल? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6 10 का टाइम दिया था। जो लेट ज्वाइन करेगा देन ही हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग। सो गुड इवनिंग एवरीवन। पहले मैं कल का बताता हूँ। कल एक सेशन हुआ था। ये हम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं कि 4 days में विल ट्राई टू कवर द एंटायर CAPF एग्जाम। ये ऐसा नहीं है कि आप केवल 4 दिन में आप पूरी तैयारी देख सकते हो कैसे करना है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक ओवरव्यू मिल जाए आपको एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। जो प्रेशर है वो अपनी तैयारी फुल स्विंग में स्टार्ट कर दें, प्लस जो रिपीटर्स हैं वो ये देख लें कि वो कहाँ पे गलती करे तो उनको कैसे रेक्टिफाई करना है। सो कल हमने पेपर 1 कवर किया था, इन डेप्थ कवर किया था। एंड आज हम पेपर 2 कवर करेंगे। सो पेपर 2 का अप्रोच क्या रखना है, तैयारी कैसे करना है, एंड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको यू हैव टू कीप द सिलेबस इन माइंड। सेम अप्लाइज फॉर पेपर 2। जब आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप एक चीज़ समझो कि पेपर 2 आपको कोई अलग से तैयार नहीं करना है। देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर पेपर 2 एज सच। जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो आप कंटेंट रीड कर रहे हो, सेम कंटेंट अप्लाई होता है पेपर 2 के लिए। कोई सेपरेट कंटेंट आपको रेफर नहीं करना है। सो सिलेबस देखते हैं क्या है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पेपर 2। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन। इसमें यूपीएससी इटसेल्फ सेज इन द सिलेबस की ऐसे इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। तो जो 4 ऐसेज आ रहे हैं 20 मार्क्स ईच के, 80 मार्क्स टोटल, उसको आपको अटेंड करना है लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में। बुलेट पॉइंट्स आप मत लिखो आंसर्स में, राइट? आपको पैराग्राफ में लिखना बेटर है, क्योंकि यूपीएससी खुद कह रहा है नैरेटिव फॉर्म में यू हैव टू राइट इट। सो अटेम्प्ट ऐसे इन पैराग्राफ फॉर्म। आगे स्टार्ट करते हैं। सो जो टॉपिक्स जो है इसमें, लाइक टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन पेपर 2 फॉर ऐसे आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। एंड दे मेंशन स्पेसिफिकली एनालिटिकल एबिलिटी। सो एनालिटिकल एबिलिटी का क्या मतलब है? कोई ऐसा सेपरेट टॉपिक नहीं है। वॉट एवर यू रीड इन दोज टॉपिक्स जो हमने पहले मेंशन किए हैं, यू हैव टू एनालाइज देम एंड यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज। क्योंकि देखिए, बहुत इजी होता है दैट यू जस्ट रीड नोट्स फ्रॉम समवेयर एंड कॉपी वॉट एवर दे से एंड उसको आप रट के जाओ एग्जाम में सेम लिख दो। बट ओरिजिनलिटी नहीं होती है। ओरिजिनलिटी विल ऑलवेज फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। सो आपको ये ट्राई करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा आंसर अपने आप से बना के लिखो, बट कुछ आप उसमें ओरिजिनल चीज़ डालो, राइट? सो आई थिंक वन थिंग इज क्लियर कि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत वाइड होती है पेपर 2 में। वो ऐसे दे कैन आस्क यू ओवर एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग दे विल आस्क यू ऐसे। एंड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इफ यू कंपेयर देम विद द सिलेबस इन पेपर 1, सो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि एवरी टॉपिक इज रिपीटेड फ्रॉम पेपर 1 एक्सेप्ट मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। सारा कुछ पेपर 1 से ही है। बस जो क्वांटिटेटिव वाला पार्ट है और मेंटल एबिलिटी है वो सब नहीं है। बाकी जो मेंशन्ड है वो पूरा है, राइट? सो व्हाट विल डू इज कि जो कंटेंट हम पेपर 1 के लिए व्हाट वी रीड वी विल यूज दैट इन पेपर 2। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि ऐसा नहीं है कि यू कंपार्टमेंटलाइज योर नॉलेज इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2। सो व्हेन यू आर रीडिंग फॉर पेपर 1 आप मेमोराइज करते हो फैक्ट्स को, प्लेसेस को, डेट्स को। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर 2, यूज दोज थिंग्स इन योर आंसर्स। विल सी कि उसको कैसे करना है। बट एक बेसिक अप्रोच मैंने बता दिया आपको कि व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हो एनसीईआरटीज प्लस जो रेफरेंस बुक्स हैं, यू हैव टू यूज दैट नॉलेज। सो एक अप्रोच कवर हो गया इसका। अब वील सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ऐसे, कि ऐसे को हाउ शुड यू प्रिपेयर। सो वन थिंग इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। पेपर 2 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पेपर 1 में तो ऐसा है कि सपोज यू डोंट गिव यू अ सिंगल मॉक टेस्ट, बट ऐसा है कि यू हैव गुड नॉलेज ऑफ द थिंग्स कि ठीक है आप यू हैव रिवाइज्ड लाइक फ्रीडम स्ट्रगल मल्टीपल टाइम्स। सो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चंस दैट आंसर विल स्ट्राइक इन योर माइंड बिकॉज यू हैव सीन इट बिफोर हैंड। पेपर 2 में ऐसा नहीं है। पेपर 2 में इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट, तो वो जो आपका एक लॉजिकल सीक्वेंस निकलना चाहिए ऑफ पॉइंट्स एंड ऑफ पैराग्राफ्स एंड ऑफ मतलब वर्ड्स का, वो नहीं आ पाता है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, यू वोंट गेट दिस मच टाइम इन एग्जाम टू थिंक एंड राइट। वो जो आपके दिमाग में सीक्वेंस में जैसे जैसे आता जा रहा आप लिखते जाओगे। यू कैन टेक अ मिनट और टू टू फ्रेम इट, बट इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सोच सोच के हर चीज़ लिख पाओ, राइट? सो माई एडवाइस इज कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब से प्रैक्टिस करना है। तो ये जैसे कल मैंने बताया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और साथ में पॉलिटी एंड इकोनॉमी स्टार्ट करो पढ़ना। 3 थिंग्स इनिशियली आपको स्टार्ट करना है।
सो वंस यू आर डन विद द पॉलिटी पार्ट, आपने पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लिया है, प्लस एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, नाउ यू आर रेडी टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस essays related to पॉलिटी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आप ये चीज़ के क्वेश्चन लगाने लग जाओ। जैसे इकॉनमी आपने खत्म कर लिया, इकॉनमी में हमने बोला कि आप एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स पढ़िए एंड लुनार के लेक्चर्स देख लीजिए। ये सब खत्म करने में आपको मे बी मैक्सिमम 2 से 3 महीना लगेगा, इकॉनमी पूरा पॉलिटी वगैरह सब खत्म करने में। इसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो इकॉनमी पे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि जैसे इन्फ्लेशन सबको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, सो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि अगले साल एक इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू कि इन्फ्लेशन बर्न्स होल थ्रू कॉमन मैन्स पॉकेट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपने इकॉनमी फिनिश कर ली है, न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, जब इकॉनमी फिनिश कर लो तब आप आंसर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। भले ही आपका आंसर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होगा, बट आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा कम से कम, राइट। उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करो, यू शुड फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। देखिए एवरी आंसर विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट यू हैव टू मेक एवरी आंसर लुक अ बिट डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो आंसर में, ठीक है मैंने हर चीज़ में डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ऐसा मत करो। इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, वैरी करते रहो, और ऐसी कंक्लूजन में भी थोड़ा सा अलग चीज़ कुछ करते रहो हर आंसर में, ठीक है। उसके बाद आप पेपर 1 पढ़ रहे हो, जब आप पेपर 2 का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए पेपर 1 से। तो उससे क्या है कि जो भी आप पॉइंट बना रहे हो एग्जामिनर के सामने, जैसे आप इन्फ्लेशन पे अटेम्प्ट कर रहे हो कोई क्वेश्चन, तो आप बताओ कि लास्ट ईयर में WPI एवरेज इतना रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें करने के ना आपको थोड़ा कंसिडरेशन ज़्यादा मिलेगा। आप सपोज समवन सेज दैट कि 2022 में इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा था, राइट, एंड समवन सेज कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन 2022 में WPI का 17% था। तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है इसको चीज़ें याद है एंड ही इज यूजिंग दैट डेटा इन हिज आंसर्स। तो हमेशा सब्सटेंशिएट करना है, और जो भी कीवर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको आप अंडरलाइन कीजिए आंसर में। अंडरलाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक ओवरलुक अच्छा आता है आंसर का, कि ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से दिख जाता है पहले ही। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, एक लिस्ट तैयार करते जाइए अपने साथ एंटिसिपेटेड टॉपिक्स की। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जिसने भी दिया होगा पेपर, उसको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा था, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि दे विल आस्क समथिंग अबाउट इट। ठीक है, उन्होंने रशिया यूक्रेन सीधे नहीं पूछा, बट दे आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट वॉर। तो किसी ने भी अगर तैयार किया होता कि ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर पे कुछ आ सकता है, तो उसने कम से कम एक रेडीमेड कंक्लूजन रखा होगा, इंट्रोडक्शन रखा होगा, कुछ उसने सर्च किया होगा, और गूगल सर्च करने भी उसको कम से कम पता चल जाता है। जब आप वॉर पे आंसर लिख रहे हो तो आप रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते थे, राइट। उसके बाद इंडियन फोर्सेज में वुमेन का रोल पूछा गया था, तो हमें सबको पता है कि ठीक है लास्ट ईयर इस ईयर सब मिला विला के लिबरलाइज किया गया है, वुमेन को एंट्री दी जा रही है। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप इजीली गेस वर्क कर सकते हो। प्राइस रेस पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कितना ऑब्वियस है, बट लोग करते नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आपको क्या करना है, ठीक है भले ऑब्वियस हो क्वेश्चन, आपको लगे यार इतना सिंपल चीज़ क्यों पूछ रहा है ये, लेकिन पूछते हैं, एंड वहाँ पे अगर आप बिना तैयारी करे जाओगे तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा ये पूछ लिया। बट अगर आप कॉमन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है इन्फ्लेशन हाई चल रहा था तो मैं उसको लिख लेता हूँ एक आंसर अपने आप से, आपने उसके इंट्रोडक्शन अच्छे फ्रेम किया, कंक्लूजन फ्रेम किया, और वही क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि सेम आ जाए, बट रिलेटेड भी आएगा, रिलेटेड भी आता है तो आप उसमें अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके अलावा पेपर 2 के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है रेगुलरली, देखिए कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि आज ही नया आ गया, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। अगर आप न्यूज़पेपर स्किप करोगे तो वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है कि पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, ये न्यूज़पेपर से ही आएगा। अगर आप केवल करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें तो वो इतना कवरेज नहीं देते हैं ना, बहुत ही शॉर्ट कवरेज देंगे। न्यूज़पेपर से आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है कि कोई टॉपिक हाउ डिड इट इवॉल्व, आज जो सिचुएशन है वहां तक कैसे आया। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, प्लस इंग्लिश इंप्रूव होती है आपकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने कोई एक टॉपिक खत्म कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो देना। उसके अलावा मैं फिर से एक चीज़ ये बताऊंगा कि जो बुक्स पेपर 1 के प्रिस्क्राइब की गई हैं, आप उनको ही पढ़िए पेपर 2 के लिए भी। बस अप्रोच अलग रखिए कि ठीक है पेपर 1 में आप स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग फॉर पेपर 2 यू फोकस ऑन द ब्रॉड ब्रॉड थिंग। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको उसमें दिख जाएगी जब आप
फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे कि ठीक है, जब ब्रिटिश आए थे उसके पहले बहुत सारे इंडिया में आर्टिसंस होते थे, लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो वो सब अपना काम छोड़ के एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको जो ट्रेंड्स हैं वो पता चल जाएंगी बुक से ही, बट आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐसा रखना है। बुक्स में दिया रहता है सीधे, इनके लिए ऐसा कि आपको अगर कोई एक चीज़ मिलती है तो आप उसके नोट्स बना लो। फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस है, तो ये आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक्स में। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि ठीक है कोई एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो आप उसके नोट्स बना लो पहले से रेडीमेड। इसमें और कुछ कवर करना है क्या अनमोल? सर आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सर ब्रॉड टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, लाइक इन्वायरमेंट, समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। राइट। अच्छा, ये अभी क्या लाइक डू यू थिंक इट्स फाइन कि अगर मैं इनको बता दूं कि आप मतलब आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है? बिकॉज मेरे ख्याल से तो मोस्टली लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होंगे, आंसर राइटिंग में स्टार्ट नहीं होगा। बट क्या इसको कवर करें कि आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है उनको? सेशन में कर सकते हैं, मतलब इफ वी आर गेटिंग द पेपर हाउ वी हैव टू अप्रोच दैट वी कैन कवर इन नेक्स्ट सेशन सर। राइट। सो आंसर क्वेश्चंस का ट्रेंड मैं बता देता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाने इस पे फोकस मत करो। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, किसी साल वो एक पोर्शन से ज़्यादा पूछ लेंगे, किसी साल वो उस पोर्शन से कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर आप गेस वर्क करने का ट्राई करोगे, जस्ट फोकस ऑन कि क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। 6 टॉपिक्स आते हैं, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स फॉलो करते रहोगे और आप ये देखते रहोगे कि ठीक है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल का अगर देखें तो जितना मैं देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहा है अभी कि ठीक है बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। तो आप उसके लिए क्या करो, एक रेडीमेड चीज़ तैयार कर लो कि ठीक है, मान लीजिए अगर वो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज द पैनेसिया फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, तो आप भले ही आपने ये सेम क्वेश्चन नहीं तैयार किया होगा, बट आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे कुछ तो तैयार किया होगा ना। उस डेटा को आप यूज़ करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है उसको यूज़ करो, और इसी तरह से आप हर टॉपिक को अप्रोच करो। जैसे मान लीजिए आपने मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, इस साल किसी फ्रीडम फाइटर का कोई एनिवर्सरी होता है या फिर कोई एक इवेंट हुआ था उसका एनिवर्सरी होता है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें तैयार करो कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ आ सकता है। इससे दो चीज़ें होंगी, पहला तो ये कि ठीक है मे बी इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट आपका जो आंसर राइटिंग प्रोसेस है वो रिफाइन हो रहा है कि अगर फ्रीडम स्ट्रगल में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा। एंड अगर ये क्वेश्चन ही आ जाता है तब तो मतलब बहुत अच्छे आप मार्क्स ला सकते हो। इवन जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मतलब करीब 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी मतलब मैंने गेस किए हुए थे कि ठीक है ये आ सकते हैं। तो सेम आप भी अप्रोच करो, एक नोटबुक में आप अलग से लिस्ट बनाते जाओ कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। जो भी फोरम पे है, जो भी ग्रुप पे, आपस में डिस्कस करो कि ठीक है क्या ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। आपस में डिस्कस करके आप कोलैबोरेशन करके तैयारी करेंगे तो बढ़िया हो जाती है। और पॉइंट्स सर्च कीजिए कि कौन से, आप देखिए आप ऐसे लिख लो 300 वर्ड्स का है, तो इसमें आप क्या ट्राई करोगे कि आप एक इंट्रोडक्शन दोगे, एक कंक्लूजन दोगे और मेन बॉडी में आपको 5 to 6 सेलियंट पॉइंट्स देने हैं। ऐसे पॉइंट्स देने हैं जो कि सॉलिड पॉइंट्स हो। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें आपने एक पॉइंट मेंशन कर दिया और सेकंड पैराग्राफ में जो आप मेंशन कर रहे हो वो उसी से रिलेटेड है, तो क्या है कि वो तो एक ही पॉइंट हो गया ना, उसके आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है कि ठीक है आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन के बाद आप 5 to 6 पैराग्राफ्स लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन दीजिए। 5 to 6 पैराग्राफ में आप 5 to 6 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कवर कीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ इसमें मैं कि जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम इज़ अ बून और बेन। अब देखिए ये भी टॉपिक बहुत गैसेबल है क्योंकि कोविड चल रहा था, सारी एमएनसीज वर्क फ्रॉम होम करने में लगी हुई थी। तो अगर कोई करंट अफेयर से अपडेटेड रहता तो उसको ये दिख जाता कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने दिमाग में ब्रॉड व्यू लेके चलो कि ठीक है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई हैव टू गिव 5 to 6 सेलियंट पॉइंट्स। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 2 पैराग्राफ्स ऑन इट्स हाउ इज इट अ बून, एंड 2 पैराग्राफ्स ऑन ये बेन कैसे है, हाउ इज इट अ बेन, राइट। तो आप जो 2 पैराग्राफ बून पे लिख रहे हो उसमें आप ऐसे पॉइंट्स मेंशन करो कि एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वुमेन को आसानी होती है कि वो घर की सेफ्टी में काम कर सकती हैं, नाइट सेफ्टी उनकी बढ़ती है। एमएनसीज के लिए जो कॉरपोरेशन से वो कॉस्ट कटिंग कर लेती है क्योंकि जो ऑफिस पे उनको रेंट देना है और जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो उनका सेव हो जाता है। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर सेव होगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी मार्केट में।
प्रोडक्टिविटी हायर होगी एम्प्लॉयज़ की। तो ये सब क्या है, ये सब आपने क्या बनाया, पॉइंट्स बनाए, राइट? बट आप इनको जब मेंशन कर रहे हो आंसर में एज अ बून, तो आप इनको बस 2 पैराग्राफ में लिखो एंड इंटरकनेक्ट करके लिखो। फिर जब आप इसको, जब आपने पूरा बता दिया कि इसकी अच्छी बातें क्या हैं, तब आप बताओ कि हाउ इज इट अ बेन। तो बेन में आप 2 पैराग्राफ में ये बता सकते हो कि ठीक है, कोई वर्किंग आवर नहीं है, इट्स लाइक अ मॉडर्न स्लेवरी, कि आपका, आप कहीं पे भी आप ऑफिस का काम कर रहे हो, इंटरपर्सनल रिलेशन सफ़र करेंगे, एलियनेशन होगा काम से। सो पॉइंट क्या है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही ट्राई करना है। मान लीजिए आपसे वॉर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वॉर में पहले आप एक इंट्रोडक्शन दो, कि आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ठीक है, मतलब वॉर, थोड़ा सा आप हिस्ट्री बता दो कि भाई जब से ह्यूमंस है तब से वॉर्स होते आ रहे हैं। अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप वॉर पे कुछ बताए, तो आप बताओ कि भाई वॉर क्यों ख़राब होता है, क्यों हमें नहीं लड़ना चाहिए, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट जब आपने ये बता लिया ना, तो आप उसके बाद थोड़ा बैलेंस वे में ये बताओ कि वाई वॉर इज इनएविटेबल, वॉर क्यों ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं, वॉर अच्छी बात तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, कि भाई हम अपने नेशन को कैसे डिफेंड करेंगे, जो हमारी कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उसको हम कैसे डिफेंड करेंगे। जो वीक नेशंस हैं, वो क्यों मिलिटराइज उनको करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसराइल ले लो आप, तो अगर इसराइल इतना मिलिटराइज नहीं होता, तो वो तो डिफेंड ही नहीं कर पाता खुद को। आपको ऐसे आंसर्स बनाने हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन देके, एक मेन बॉडी में, एक लॉजिकल सीक्वेंस में पूरी चीज़ें बता के एक बैलेंस कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार वो ऑब्वियसली करेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो ये बोलते हैं कि एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट ऑफ, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है कि भाई सोशल जस्टिस को एंश्योर करना ह्यूमन राइट है ही है। तो आप इसको एकदम 100% सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। जो कंक्लूजन दे रहे हैं आप उसमें इसको पूरा सपोर्ट कीजिए और आंसर खत्म कीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं इट इज़ ओनली पार्शियली करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेटमेंट वॉज अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। अब अगर आपने ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन कवर किया हुआ है, एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, प्लस न्यूज़पेपर में आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको पता है कि अर्बनाइजेशन एज सच डज नॉट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जो रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, दैट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो जो आप कंक्लूजन दे रहे हो, आप ऊपर जो पॉइंट्स लिख रहे हो, यू विल हैव टू शो कि वाई इज अर्बनाइजेशन नेसेसरी और हाउ डज इट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ हेल्थ। बट नीचे आते आते इन द मेन बॉडी इटसेल्फ यू हैव टू शो कि अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और क्यों इनएविटेबल भी है ये। एंड यू हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑल्सो, कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे अर्बनाइज तो हुआ है बट ह्यूमन हेल्थ डिग्रेड नहीं हुई है। जितने भी नॉर्डिक नेशंस हैं वो भी अर्बनाइज्ड हैं, उनकी जो सिटीज़ हैं वहाँ तो कोई भाई सब हेल्दी हैं, लेकिन इंडिया में एयर क्वालिटी ज़्यादा पुअर है। सो आपको दिखाना है कि बिकॉज हमने ऐसा प्लानिंग नहीं किया, हमने फोर्स ही नहीं किया कि भाई मतलब 20 ईयर्स 25 ईयर्स डाउन द रोड हमारी सिटीज़ इतना ग्रो कर जाएंगी, वी डू नॉट हैव प्लान्ड सिटीज़ इन इंडिया, उसकी वजह से हेल्थ इज डिग्रेडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो जब आप इसका कंक्लूजन दोगे देन यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू एंड यू हैव टू मेंशन कि urbanization as such does not lead to degradation of human health, but rampant, uncontrolled and unplanned urbanization leads to it. तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आप अलग तरह से कंक्लूड कर सकते हो। ये मेरा व्यू है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप अगर 100% करेक्ट है स्टेटमेंट, आप फुल्ली एग्री करो, बट अगर वो पार्शियली करेक्ट है देन यू हैव टू गिव योर बैलेंस्ड आंसर, उसमें आप बैलेंस अचीव करने का ट्राई करो। सो आई गेस इसमें काफ़ी कवर हो गया, राइट? ऐसे में Yes, sir. अभी हम पार्ट बी कवर कर लें। Yes, sir. राइट, ठीक है। देखिए पेपर 2 में इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज पार्ट ए एंड वन इज पार्ट बी। सो पार्ट ए इज 80 मार्क्स ऐसे राइटिंग, यू कैन अटेम्प्ट एसेज इन ईदर इंग्लिश और हिंदी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू फोकस मोर ऑन ऐसे राइटिंग, क्योंकि यार अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप सफ़र करोगे पार्ट बी में। आप इसके लिए कंपेंसेट कर सकते हो पार्ट ए में ऐसे राइटिंग में, कि आप हिंदी में ऐसे लिखो लेकिन अच्छे लिखो, इतने अच्छे लिखो कि ठीक है उसमें बहुत स्कोर आ जाए आपका। जो पार्ट बी है दैट इज प्योरली इंग्लिश बेस्ड, 120 मार्क्स का आता है, दैट इज 60% ऑफ द पेपर 2। एंड इसमें जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया है मैं एक बार बता देता हूँ, कंप्रीहेंशन, प्रेसी एंड अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। इसमें पार्ट जो मेंशन करते हैं वो ये हैं, कंप्रीहेंशन पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग एंड सिंपल ग्रामर एंड लैंग्वेज टेस्टिंग। तो
ये इसका सिलेबस है। तो इसके लिए एनीवन जो मतलब सीबीएफ क्लियर करना चाहे वो, मतलब उसके लिए तीन ही शब्द हैं कि इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपको इंग्लिश तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज नो अदर वे, राइट। सो ये आपको दिमाग में आप बैठा लो कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। आप उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कीजिए। उस नोटबुक में आप क्या करो कि जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसको लिख लो, जो आपको आर्टिकल से मिलता है, उसके सामने उसका मीनिंग लिख लीजिए। आपको जैसे जैसे वर्ड्स मिलते जाए आप उनको लिखते जाइए। कभी आपको टाइम मिले देन यू हैव टू रिवाइज देम। जब तक आप एग्जाम दोगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लास्ट में। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं। यू कैन यूज दैट इन योर एसेस, यू कैन यूज दैम इन योर इंटरव्यू। एंड जब आप प्रेसी लिख रहे हो, राइट, तो आप मल्टीपल वर्ड्स के लिए सिंगल वर्ड यूज कर सकते हो जो आपके पास सेलेक्टेड है, जो आपको पता है कि ठीक है इसकी जगह ये बढ़िया रहता है लिखने के लिए। वो जब प्रेसी में आएंगे तब बताऊंगा मैं। बट ये एक हैबिट आप अभी से डाल लो कि यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक फॉर वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, हाउ विल इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर। तो जो भी आपके बोर्ड में बुक चलती थी इंग्लिश ग्रामर की, दैट इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग सीएपीएफएसी एग्जाम। इफ इट वाज रेन एंड मार्टिन, वेरी गुड। रेन एंड मार्टिन है आपके पास, आप उससे पढ़िए। अगर रेन एंड मार्टिन नहीं है तो जो भी आपकी बुक थी बोर्ड में आप उसको रेफर करो, कोई जरूरत नहीं रेन एंड मार्टिन पढ़ने की। बट आपके पास ऑलरेडी है तो बढ़िया बात है। ग्रामर को कैसे पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, राइट। और आप बस क्वेश्चन देखिए कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पूछा जाता है, प्रेपोजिशंस ये सब पूछते हैं, कंजंक्शंस वगैरह इस पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको बस क्या करना है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं आप उनको देखिए और फिर उसको ग्रामर बुक में अपनी देखिए, राइट। तो क्या होगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपके प्रैक्टिस होते जा रहे हैं। अब उस पर वो कितने भी नए क्वेश्चन बना है आप उसको 100% 100% यू कैन अटेंड देम करेक्टली। तो आपका वो कवर होता जाएगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है। और इंग्लिश ग्रामर में 100% नहीं तो 95% तो प्रीवियस ईयर वाले ही रिपीट होते हैं। तो आप उस पर मेहनत करो कि जो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं, टिपिकल वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्क राइवल है, नेमेसिस है, राइट। आप जब भी ऐसा कोई वर्ड देखते हो ना कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप उसको गूगल कर लो एक बार। उससे क्या होगा, आप उसको करेक्ट यूसेज पता चल जाएगा, उससे जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड है वो पता चल जाएगा। तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे करके अपने आप ही इंप्रूव होती जाएगी। जब आप डिक्शनरी रेफर कर रहे हो और मतलब ग्रामर की बुक रेफर कर रहे हो, बार बार गूगल कर रहे हो वर्ड्स को, तो इंग्लिश आपकी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी ओवर टाइम। एंड प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना है आपको, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन विल हेल्प यू इन इंटरव्यूज। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो फ़ोन में। आती है बहुत सारी, मेरियम वेबस्टर की आती है, ऑक्सफोर्ड की आती है, उसमें वो प्रोनाउंसिएशन भी कर देती है डिक्शनरीज। सो कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखिए। ये इंटरव्यू में हेल्प करता है, इट विल गिव यू गुड मार्क्स। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है आपने देखा आपकी समझ में नहीं आया, उसको आप सीधे गूगल कर दो। वो आपको कहीं ना कहीं से कोई आंसर ढूंढ के दे देता है, नहीं तो उससे क्लोजली रिलेटेड जो चीज़ होगी वो आ जाती है आपको। तो ये एडवांटेज है आपके पास। और क्या करना है आपको कि जैसे टाइम जा रहा है ना, तो आपको खुद फील होने लगेगा कि ठीक है माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। और जो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम देने का जो स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल आप एसेज जो लिखते हो एंड जो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनका भी लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इंग्लिश पे आप काम करना स्टार्ट करो जब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली कि आपको न्यूज़पेपर से कैसे हेल्प लेना है, आपको ग्रामर कैसे तैयार करना है। अभी हम जो, होल्ड ऑन मैं लाइट जलाता हूँ। एक्चुअली वेदर बहुत ख़राब है आज, 2 दिन से बारिश हो रही है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो अभी हमने वर्ड मतलब न्यूज़पेपर का कवर कर लिया। कम वी कवर्ड ग्रामर, नाउ विल मूव ऑन टू कम्प्रीहेंशन। कि कम्प्रीहेंशन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इसमें सीधा सा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो बस। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप कम्प्रीहेंशन पे आते हो आप पहले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए सारे। सीधे पैसेज मत पढ़िए कम्प्रीहेंशन का, जो भी उस पर क्वेश्चंस बनेंगे आप पहले क्वेश्चंस देखिए।
उसके बाद आप क्या करो, पैसेज को पढ़िए एक बार, जल्दी जल्दी पढ़िए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसको आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, पेंसिल रखिए, अब जो भी आप यहाँ पे पेन एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको मार्क कर लो कि ठीक है जो क्वेश्चन 2 है वो यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन 3 यहाँ से कहीं से पूछा गया है, और पूरा वैसे ऐसे पढ़ते जाइए। जब आपने एक बार जल्दी जल्दी रीडिंग मार ली, आपको एक दिमाग में आइडिया आ गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस पैसेज में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, उसके बाद आप पैसेज को स्लोली पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है पैसेजेस वगैरह का, आप उसको रिफाइन करो कि ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ से आया है और ये इसका आंसर मुझे देना है, और अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए। कॉपी पेस्ट मत कीजिए पैसेज से, जो आपने पढ़ के समझा है अपने वर्ड्स में ही आंसर दीजिएगा उसका। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कंप्रीहेंशन के आंसर्स दे रहे हो अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में दीजिए। इज इट अभी इतना रिसीव हुआ अनमोल? यस सर। ठीक है, उसके बाद प्रेसी पर आते हैं। तो प्रेसी राइटिंग क्या है, प्रेसी राइटिंग में आपको एक लंबा पैसेज दिया जाता है और आपको बेसिकली क्या करना है, उसको कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस कैसे करना है उस पैसेज को आपको, कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे, और जो एक रीडर का अंडरस्टैंडिंग मेन पैसेज को पढ़ के आता है वही अंडरस्टैंडिंग उसका आपकी प्रेसी पढ़कर आए। तो इसमें आपको बस क्या करना है, प्रेसी राइटिंग में जो भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं आप उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, आपको फिल्टर आउट करना है, यू हैव टू फिल्टर आउट द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द मेन पैसेज। प्लस जो मल्टीपल वर्ड्स होते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, यू हैव टू सब्सटीट्यूट देम फॉर अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि उसमें पैसेज में लिखा है कि रोहन वॉज वेरी टायर्ड, मैं हमेशा ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसकी जगह देखिए वेरी टायर्ड दो वर्ड्स हैं, इंग्लिश आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि रोहन वॉज एग्जॉस्टेड। तो इस टेक्निक से क्या होगा, ये तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो प्लस जो ग्रामर वगैरह देख रहे हो उससे आपकी डेवलप होती जा रही है, क्योंकि आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप वहाँ पे वर्ड सेव कर सकते हो प्रेसी में। एंड उससे क्या होगा कि व्हेन यू कंप्रेस इट इनटू लेसन नंबर ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग पूरा रहेगा पैसेज का एज इट वाज बिफोर। सो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि यू हैव टू यूज़ करेक्ट ग्रामर, आपका ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं कि कई बार आर्टिकल्स खा जाते हैं वर्ड लिमिट छोटी करने के लिए, कि जैसे एप्पल के आगे एन नहीं लगाएंगे, ऐसे काम मत कीजिए। आपको ग्रामर परफेक्ट रखना है, वर्ड्स का सही यूसेज करना है, एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स। प्रैक्टिस कैसे करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या करो, पैसेज का आप पहला ड्राफ्ट बनाओ, जो आपने डिटेल्स फिल्टर आउट कर दिए फर्स्ट ड्राफ्ट बनाइए, उसमें आपके कुछ वर्ड्स कम होंगे। फिर आप क्या करो, एक सेकेंड ड्राफ्ट बनाओ जिसमें वर्ड्स और कम होंगे लेकिन अभी भी आप डिजायरेबल लिमिट तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उसके बाद आप थर्ड अटेम्प्ट में आप फाइनल पैसेज बनाइए प्रेसी का। जब आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आपको क्या एम करना है कि आप बस पैसेज से फर्स्ट ड्राफ्ट एंड देन फाइनल आंसर ऐसे करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ये काम मत करो कि आप फाइनल पैसेज का एम करो, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आप हमेशा पैसेज से फर्स्ट ड्राफ्ट रफ ड्राफ्ट बनाओ और रफ ड्राफ्ट से फाइनल आंसर। ये प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, और आपने अगर सही से प्रेसी राइटिंग कर ली है तो आई गेस एग्ज़ाम में बहुत जल्दी हो जाती है, एंड अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपको, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आपको उस प्रैक्टिस करना है जो मैंने टेक्निक बताई कि इनिशियली आप दो ड्राफ्ट बनाइए, जब फाइनल है तो आप सिंगल ड्राफ्ट के बाद आंसर दे दीजिए, तो प्रेसी राइटिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद आर्ग्यूमेंट राइटिंग। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग इज लाइक एन एसे इटसेल्फ। आपको बस इसमें अपना आंसर देने का तरीका बदल देना है। इंट्रोडक्शन आप दोगे ही दोगे, लेकिन इसका बॉडी आपको कैसे बनाना है कि आप जो आर्ग्यूमेंट उसके सपोर्ट में दे रहे हो ना, उसी के तुरंत बाद जो उसी आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आप वो लिखिए। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज आपके पास चार ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स आप तुरंत ये चीजें आपको क्या करना है कि सपोज आपने उसके सपोर्ट में दिया, फॉर एग्जांपल अगर ये बोलते हैं कि वॉर से इकोनॉमिक ग्रोथ हर्ट होती है, तो ये उसके एक अगेंस्ट पॉइंट है। अगर आप उसके फेवर में बोलना है तो आप क्या इसके तुरंत बाद ही आप बोल दो कि ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 में ही देखा गया है कि यूएस इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, उनकी इकोनॉमी इतना ग्रो की थी।
एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और अच्छी चीज़ है, बट मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो पॉइंट दे रहे हो उसका काउंटर आप उसके तुरंत बाद दे दीजिए। जब ये दोनों सेट एक कवर हो गया फॉर एंड अगेंस्ट का, इसके बाद आप फिर से एक फॉर एंड अगेंस्ट का दीजिए और उससे एग्जैक्ट अपोजिट ही चीज़ लिखिए हमेशा। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा मतलब कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Yes, sir. सो आपको ये एम करना है कि एटलीस्ट 3 फॉर एंड 3 अगेंस्ट पॉइंट्स दीजिए। अगर आप 4 लिखते हैं तो बहुत ही बढ़िया, 5 इज इवन बेटर, बट एटलीस्ट आप 3 to 4 का एम लेके चलिए कि एटलीस्ट मुझे 4 फॉर एंड अगेंस्ट देने हैं। सो टोटल 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट उसमें उसमें आपका क्या है, फॉर अगेंस्ट करके ऐसे 4 सेट्स बनेंगे। टेबल फॉर्म में मत दीजिए। देखिए, अगर कोई बुलेट्स में लिख रहा है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको, बिकॉज ऐसे में वो क्लियरली बोलते हैं कि आपको पैसेज फॉर्म में लिखना है। सो आप फॉर एंड अगेंस्ट में भी आप पैसेज फॉर्म में ही, पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखिए इसको, ठीक है। और ये ध्यान में रखिए कि फॉर एंड अगेंस्ट राइटिंग इज ऑल्सो लाइक ऐसे राइटिंग इटसेल्फ। आपको बस क्या करना है कि आप कॉन्टेक्स्ट में लिखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है आप उसको एग्जैक्ट अपोजिट से रिफ्यूट कीजिए, प्लस सपोर्ट में एग्जांपल्स जरूर दीजिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग में। तो इससे आर्गुमेंट राइटिंग कवर हो जाता है। इसके बाद बस आई गेस अब रिपोर्ट राइटिंग बचता है, राइट? Sir, do we have to conclude the argument? हाँ, यस, Conclude. कंक्लूड भी करना है, कंक्लूड भी करना है, राइट। कंक्लूजन में फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर ऑब्वियसली ऐसे जैसे ही कंक्लूजन दो आप, अगर ऑब्वियस है कि इट्स अ राइट थिंग, देन यू सपोर्ट इट 100%। उसमें बैलेंस की बात नहीं आती है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट का सपोज यू आर राइटिंग समथिंग राइट, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसको आप पॉजिटिवली कंक्लूड करो। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ लाइक नॉट एब्सोल्यूट, तो आप उसमें थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच देखिए देखिए कोशिश करो। तो आप कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हो कि ठीक है, अगर हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं तो हमें फॉर भी मिल जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, अगेंस्ट भी मिल जाते हैं, और एक इन्फॉर्म्ड व्यू देकर आप उसको कंक्लूड कर देना। सो आई गेस ये कवर हो जाता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। Yes, sir. अभी रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग सिंपल है, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो आपको वैसे ही एग्जैक्टली कर देना है। सो जैसे मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट लिखने को आती है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग पर, ठीक है। तो आप उसमें सबसे पहले टाइटल दे दीजिए ऊपर कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंडक्ट्स क्वार्टरली मीटिंग, ठीक है। उसके नीचे आप डेट मेंशन कीजिए, एज अ रिपोर्टर अपना नाम मेंशन कर दीजिए, और प्लेस लिख दीजिए कि ठीक है, फॉर एग्जांपल 16 जुलाई 2022 दिल्ली, अपना नाम ऐसे करके, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या जरूरी है कि आपको फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करना है। जो चीज आपको रिपोर्ट लिखने को आ रही है आप उसको डिस्क्राइब करो, अपने व्यूज मत देना रिपोर्ट में कभी भी, क्योंकि यहाँ पे व्यूज नहीं मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग इज ऑलवेज फैक्ट बेस्ड, वो चेक कर रहे हैं, व्यूज देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाला, तो इसमें आप क्या करो, जगह का नाम यूज कीजिए, स्पोक्स पर्सन के नाम यूज कीजिए, टाइम दीजिए, डेटा के साथ एक्यूरेट रिपोर्ट देनी है आपको, ठीक है। अब क्या ऐसा है कि डेटा एक्यूरेट होनी चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर का रिपोर्ट याद रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा इमेजिनरी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो मॉनिटरी एमपीसी की हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर लो कि आप एक इमेजिनरी डेट पे डाल दो कि 6 अगस्त 2022 को मीटिंग हुई थी लेटर से मुंबई में। ठीक है, आपका डेट गलत है, बट पॉइंट ही नहीं कि डेट गलत है, पॉइंट ही कि आपका फॉर्मेट सही है। जब आप इसको लिख रहे हो तब आप ये देख सकते हो कि ठीक है, जो हमने पेपर 1 की रीडिंग की है, ठीक है, उसमें हमें पता है कि ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर है उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ का क्या नाम है, मिनिस्टर का क्या नाम है, निर्मला सीतारमण। तो आपको ये जो सब नेम्स हैं ये वहाँ पे यूज़ करने रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छी डेटा है, फॉर एग्जांपल कि रेपो रेट क्या चल रहा था, उसको कितने बेसिस पॉइंट्स हाई किया गया, तो आप सेम चीज़ लिख दो वहाँ। अच्छी चीज़ है ये, उससे आपको मतलब बड़े मार्क्स मिल जाएंगे रिपोर्ट राइटिंग में। इसमें क्या ध्यान देना है आपको, ग्रामर आपकी करेक्ट होनी चाहिए, और जो एक्टिव पैसिव वॉइस का यूसेज है आप उसको सही रखो, ठीक है। मतलब जो कॉमास का यूज़ है और ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ है, तो आप जैसे द हिंदू में आप पढ़ोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ोगे, वो जो शॉर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वैसे ही आपको रिपोर्ट लिख देनी है बस। डेटा इमेजिनरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो आप ऐसे फंसी मत होइए कि यार मुझे तो याद ही नहीं।
ये कब हुआ, आप उसमें इमेजिनरी चीज़ें लिख दो डेटा में, लेकिन आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। इसमें कंक्लूजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पॉइंट की बात कर सकते हो रिपोर्ट राइटिंग में। सो आई गेस रिपोर्ट राइटिंग में कवर हो जाता है। Yes, sir. Sir, हम्म। 3 paragraphs would be sufficient, I guess. हाँ, मतलब देखिए, इसमें आप रिपोर्ट राइटिंग में क्या है कि इसमें आपका कोई एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमें पता है कि जब हम ऐसे लिख रहे हैं, फॉरेन अगेंस्ट लिख रहे हैं, तो आपके पास हमेशा एक इंट्रोडक्शन है, फिर एक मेन बॉडी है, फिर एक कंक्लूजन है। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस वर्ड लिमिट को एडियर करना है। बाकी आप चाहे उसको 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में, जैसे भी लिखना चाहो लिखो, बट इट शुड बी, मतलब उसका फॉर्म अच्छा होना चाहिए कि आप नेम्स यूज़ कर रहे हो, डेट्स यूज़ कर रहे हो, टाइम यूज़ कर रहे हो, जो फिगर्स हैं, स्पोक्स पर्सन है, आप उनका उनका नाम यूज़ कर रहे हो, जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनका नाम यूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो आप उसमें आरबीआई को जरूर मेंशन करो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मेंशन करो कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड हैं। आप उसमें लिखो कि भाई डब्ल्यूपीआई इतना चल रहा है, सीपीआई इतना चल रहा है, इसीलिए पॉलिसी रेट को इतना हाइक किया गया। तो इसमें क्या है ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है कि ठीक है, ये जो आदमी, जो भी कैंडिडेट है हुज राइटिंग ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टास्क क्या है, पॉलिसी रेट डिसाइड करना। नाउ पॉलिसी रेट इज रिलेटेड टू कि बैंक का लेंडिंग रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का भी आपको पता है कि एक सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, एंड ये सब चीज़ें हैं। तो आपको अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसका, वो आपको रिपोर्ट राइटिंग में दिखाना है कि आप कितनी वेरिड चीज़ें मेंशन करके आप उसमें लिख सकते हो। प्लस क्या करना है, अब जो उनका स्टांस होता है, इट इज़ इधर हॉकिश, इट इज़ डोविश, या तो बोलते हैं कि एकोमोडेटरी स्टांस है। ये सब आप कीवर्ड्स यूज़ करो वहाँ पे। और आपको इसको कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल कि मतलब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड दैट, और फिर कोट करके लिख दीजिए आप उनको कि बिकॉज सीपीआई हैज़ बीन एट द हायर एंड ऑफ एक्सेप्टेबल बैंड्स, तो वी आर इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो आपको इस तरह से लिखना है। बट अपने दिमाग में ऐसा कोई आप मेंटल ब्लॉक में लेके चलो कि इसमें का कोई बहुत फिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। Yes, sir. सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। रिपोर्ट राइटिंग हाँ में क्या बिल्कुल। होता है, कई बार हम अपना ओपिनियन देने लगते हैं, पर वी हम्म। हैव टू माइंड दैट रिपोर्टर इज रिपोर्टिंग, ही इज जस्ट रिपोर्टिंग, इज नॉट गिविंग हिज एग्जैक्टली, व्यू। एग्जैक्टली। मैं जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक रिपोर्ट लिखने को आती है ओवर उत्तराखंड फ्लड्स, तो आप लिखो उसमें क्या लिखना है आपको कि किस डेट को कहाँ पर फ्लड आई, रीज़न क्या था, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है, कौन सी रिवर के पास हुआ है, और कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, कौन कौन से टाउन्स हैं वहाँ पे, सिटीज़ कौन सी अफेक्टेड हैं, कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कौन सी एजेंसीज हेल्प करने आई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चीफ मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आया है, प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आया है, किन लोगों का जो जैसे कोई डेथ हो गया उसको कितना मतलब कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और कुछ आप जो जैसे आप दिखाओगे ना कि आप रिपोर्टर तो यू आर ऑन द ग्राउंड, तो आप उसमें से जो ऑन द ग्राउंड लोग अवेलेबल हैं, आप एक इमेजिनरी मतलब नाम बना लीजिए कि महेंद्र सिंह नेगी, रेजिडेंट ऑफ विलेज सच एंड सच हैज़ लाइक डिस्क्राइबिंग हिज कंडीशन हैज मतलब सेड दैट कि मतलब हम तो लाइक वी केम हियर फ्रॉम 80 किलोमीटर्स अवे, नाउ वी डू नॉट हैव अ प्लेस टू लिव हियर, द अथॉरिटी इज नॉट लिसनिंग टू अस, ऐसे करके। बट आप अपना व्यूज मत डालो, आप ऐसा उसमें मत लिखो भाई कि ठीक है कि गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द conditions of these people and government should do something about disaster management, they should have a policy in place। ये सब चीज़ें तो आपका ऐसे राइटिंग में जगह, यहाँ पे आपको केवल रिपोर्टिंग करना है, फैक्ट्स स्टेट करो। अगर आप कोई चीज़ बोलना चाहते हो, हमेशा आप उसको किसी पर्सन के नाम से दिखाओ। रिपोर्टर हिमसेल्फ डज नॉट से एनीथिंग, वो अपना कोई व्यूज नहीं डाल रहा है, अपना कोई वर्ड्स नहीं डाल रहा है, इज जस्ट रिपोर्टिंग थिंग्स एज दे आर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारा कि हाँ, इसमें अपने ओपिनियन या व्यूज नहीं देना है रिपोर्ट राइटिंग में। यस सर। सर एक और पॉइंट है कि सर रिपोर्ट राइटिंग इट इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस।
नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पास्ट टेंस में रहता है या राइट, मतलब ठीक है, अगर आप देखिए पास्ट टेंस में है, थर्ड पर्सन में है, ये सब इतना मैटर नहीं करता है एज लॉन्ग एज योर ग्रामर इज करेक्ट एंड योर फॉर्मेट इज करेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि इवन आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप उसमें देखो ना कि कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं वो, तो कई बार वो कोट भी करते हैं, यू कैन कोट, लेकिन पास्ट टेंस वाला बात सही है क्योंकि वो तो चीज़ें हो चुकी हैं। तो सही पॉइंट है तुम्हारा, बट मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन द फॉर्मेट। और ये चीज़ें तो आपकी बस द हिंदू पढ़ के सही हो जाएंगी। एंड ये बात सही है 100% कि ठीक है, इट शुड बी इन पास्ट टेंस। यस सर। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू पेपर टू यार, मतलब जो मैंने कवर ना किया डाउट्स हम ले लेंगे, बट ऐसी कोई चीज़ जो हमने अभी कवर ना की हो। सर हमने ऐसे राइटिंग देख लिया, ग्रामर देख लिया, आर्ग्यूमेंट्स भी हमने कवर कर लिया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया सर, कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया सर, लगभग सो हो गया। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन दोनों कंप्लीट है। राइट। सो अभी बिफोर वी कम ऑन द डाउट्स, मैं कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री एज सच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके लिए एन सी आर टी में बहुत अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दिया गया है। एक छोटी सी बुक आती है अराउंड 200 पेजेस की है, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव। वो अच्छी बुक है। आप कई लोग नॉर्मल लॉ वगैरह ये सब आप मत पढ़ो क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप ये बुक एक रख लो अपने पास, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव। इसको आपको क्या करना है कि जो ब्रॉडर ट्रेंड, आप ये मत देखो कि भाई कौन सा वॉर कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन से नेशंस लड़े, बट इतना आप समझ अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ठीक है, जो स्लेव ट्रेड होता था वो किन के बीच में होता था, राइट। कोलोनाइजेशन जैसे स्टार्ट हुआ तो कहाँ से कहाँ किस तरह से फैला है, ये सब चीज़ें उसमें आपको समझ में आ जाएंगी। वो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ही कवर कर रहा है, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको ये है कि ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो आज मैनिफेस्ट हो रही हैं वो किस तरह से हुई हैं वो आपको पता चल जाएगा उस बुक से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव आप रख लेना। उसके बाद साइंस रिलेटेड ये अनमोल ने मुझे पॉइंट दिया था कि 11th और 12th बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। और तो अनमोल एक बार तुम बता दो कि बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने होते हैं 11th एंड 12th के, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, बता देना एक बार। क्लास 12th बायो, उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, तो वो उसको आपको कवर करना है, ठीक है। इट इज, आई गेस इट इज चैप्टर नंबर 14, 15, 16, कुछ ऐसे ही है, लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं। राइट। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा रिलेटेड टू साइंस ऑफ 11th एंड 12th क्लास। देखिए 11th एंड 12th के साइंस यू डोंट नीड टू कवर, बट उसमें से क्या है कि कई चीज़ें ऐसे हैं जो उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली, तो उसको आपको बस क्या करना है, 11th एंड 12th की साइंस लेनी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो बॉक्सेस अलग से बने हुए हैं ना, जहाँ पे दे मेंशन कि साइंटिस्ट का क्या नाम है, उसकी क्या डिस्कवरी थी, फॉर एग्जांपल जेसी बोस ने क्या दिया, आइंस्टाइन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये आप बस बॉक्सेस से पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। और कुछ जैसे वो फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि ऑरोरा कैसे होता है। तो अब ठीक है, नॉट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑरोरा कैसे होता है, बट उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का नाम दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से ग्रीन एंड पिंक कलर्स आते हैं। तो आपको बस ये दिमाग में रख लेना है कि ठीक है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th और 12th का देखो, जो उसमें हाईलाइटेड पोर्शन है, जो बॉक्स के अंदर स्पेशली उन्होंने दिया हुआ है, साइंटिस्ट के नेम है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। आपको ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लॉ है, कौन से लॉज हैं, और मतलब क्या क्या थ्योरम्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो आप देख लो कि कौन सा फिनोमेना है, कौन सी साइंटिस्ट हैं, ये सब चीज़ें आप देख लेना 11th एंड 12th की साइंस से। 9th एंड 10th की साइंस आपको पूरी पढ़नी है। राइट राइट, सर। ठीक है। आई गेस अब डाउट्स ले लेते हैं पेपर टू के रिगार्डिंग। यस सर। Okay, sir. Sir, the first doubt is, sir, when we can start paper to practice? From now or 2 to 3 months prior to exam? मैंने ये इसको पहले बताया है कि जैसे आप जब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आप न्यूज़पेपर
पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 3 चीज़ें पढ़ रहे हो एक साथ। आप जब पॉलिटी खत्म कर लो पूरा फ्रॉम एनसीईआरटी से एम लक्ष्मीकांत, तो आप पॉलिटी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लग जाओ। सेम गोज फॉर इकोनॉमी, सेम गोज फॉर एनी सब्जेक्ट। जो भी आप टॉपिक है आपको एक बार खत्म हो जाता है, आप प्रीवियस ईयर से उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ। आप वेट मत करो कि जब मेरी पूरी तैयारी होगी मैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। इनिशियली आपके आंसर्स के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होंगे, बट एटलीस्ट यू विल गेट इन टू द हैबिट ऑफ सिटिंग एंड राइटिंग द आंसर्स कि मैं ठीक है, मैं एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूँ, कंक्लूजन लिखूँ, बीच में 5 to 6 सॉलिड पॉइंट्स दूँ, अच्छे पैराग्राफ्स लिखूँ। तो आप बस जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है आप उसकी आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। वेट नहीं करना है कि जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तब करूँगा। डो नॉट वेट फॉर द सिलेबस, जस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग वंस योर सब्जेक्ट इज फिनिश्ड। Right, sir. So the next question is, can we use any quote in conclusion of argument? आर्गुमेंट यार बहुत सिचुएशनल चीज़ है, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोड नहीं यूज़ करना है या यूज़ करना है। अगर एक अच्छा प्रैक्टिस है, आई विल लाइक टू शेयर इट कि मतलब मैं कि आप एक, जैसे आपने वर्डमिंग के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन किया हुआ है, यू कैन मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर कोट्स ऑल्सो, कि महात्मा गांधी के क्या कोट्स थे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के क्या कोट्स थे, स्वामी विवेकानंद के, लॉर्ड बुद्धा के, आप इनको मेंटेन करो, राइट। आइंस्टाइन के क्या कोट्स थे, और जहाँ जैसे जैसे सिचुएशन आप इनको यूज़ करते हो, ऐसे दिमाग में कोई आप बाउंडेशन मत रखो कि भाई मैं इसको इंट्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर सकता, मैं कंक्लूजन, जहाँ पे आपको लगे प्रॉपर है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, बी इट इंट्रोडक्शन, बी इट कंक्लूजन, बी इट द मेन बॉडी। और जहाँ तक स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के कंक्लूजन में यू कैन इवन यूज द कोट इन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। तो ये सिचुएशनल चीज़ है जहाँ पे इट इज़ प्रॉपर यूज इट। ऐसा कोई बाउंडेशन अपने, यू शुड नॉट कीप इट इन योर माइंड कि आई विल यूज इट ओनली इन द कंक्लूजन, आई विल यूज इट इन द इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे वेर एवर इट फिट्स यू कैन यूज इट। Right, sir. Sir, Abhishek is asking about the economics. Sir, is it worth it to cover the entire syllabus and how to approach the economic section? पक्का करना है भाई, डू नॉट इग्नोर इकोनॉमी, बिकॉज सी इसमें दिक्कत क्या होता है इकोनॉमी में, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, राइट, बट इकोनॉमी से चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। एंड उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अगर आपने मान लो इकोनॉमी डेप्थ में कवर नहीं किया है तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। आपने सपोज लेटर से कि आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स स्किप कर दी हैं, अब क्या है, जब आप ऐसे लिख रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने वो तैयारी नहीं किया कि भाई ठीक है गवर्नमेंट स्कीम मुझे मेंशन करना चाहिए, बट मुझे तो पता ही नहीं कि भाई, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। आप, टाइम का फाउंडेशन नहीं इस एग्जाम में, बिकॉज टाइम सफिशियंट है। आपको बस तैयारी करते रहना है कि आप इकोनॉमी और हर सब्जेक्ट को उसके मतलब इंटायरिटी में कवर करो, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। अपने जो भी सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखना है, बट पढ़ना तो पूरा है। Right, sir. Sir, next question is, sir, how to prepare notes for paper two? पेपर टू के नोट्स ना, देखिए राइट, ऐसे के लिए यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। कैसे करना है, जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो आप उसके नोट्स रखो अपने पास। ऐसे एडिटोरियल्स के नोट्स रखने हैं जो एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं। बॉल टू बॉल कमेंट्री वाले कि आज उन्होंने कुछ लिखा है कल कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, इस पे हजारों आर्टिकल आ गए होंगे अभी तक, बट आपको सबके नोट्स नहीं मेंटेन करने हैं। आप क्या करो कि ठीक है, कोई एक ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें वो रशिया यूक्रेन को स्टार्ट से एंड तक कवर कर रहे हैं, आप उसके नोट्स बना लो। मैंने जैसे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में जिसमें 16 सितंबर का द हिंदू कवर किया है। उसमें एक अच्छा आर्टिकल है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का, जिसको बहुत ही अच्छा कवरेज है। उस आर्टिकल का पक्का नोट्स बनाना है, क्योंकि ऐसे में पूछ सकते हैं वो सीधे कि द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दे हैव बीन इनएफिशिएंट इन डिलीवरिंग देयर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो आपने, बिकॉज ये न्यूज़पेपर में कवर्ड था ये आर्टिकल एंड आपने एग्जॉस्टिव कवरेज किया हुआ है कि ठीक है भाई मैंने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को, मैंने एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा है, मैंने द हिंदू से भी पढ़ा है, तो आपके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड नोट है, आप अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से। सो एक चीज़ तो ये हो गया ऐसे का न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना। उसके बाद सपोज आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, लेटेस्ट से आप पढ़ रहे हो फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फ्रीडम स्ट्रगल की, तो उसमें उन्होंने, जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है आज फिर से दे रहा हूँ, मतलब कि उसमें उन्होंने एक जगह ये दिखाया हुआ है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में बहुत आर्टिसंस थे और क्राफ्ट्समैन थे। तो जैसे ब्रिटिश आते गए
वो उनकी आर्ट्स डिक्लाइन होती गई और वो शिफ्ट होते गए एग्रीकल्चर में। सो इस पे देखिए इकोनॉमिक एंगल बनता है, कैसा बनता है कि द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल कोइंसाइड्स विद द डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब देखिए ये आपने एंगल अपने दिमाग में खुद सोचा कि ठीक है भाई, जब ब्रिटिश आए तो ऐसा ऐसा होने लग गया, तो आप इस पे नोट्स बना लो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट टॉपिक सोचो, बट आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर होना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो ठीक है कि पहले इतना था, ब्रिटिश आए, फिर एग्रीकल्चर में इतने हो गए, अभी लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी रिड्यूस हो गई, ये सब दिया हुआ है। बट आपको एक ब्रॉड व्यू रखना है दिमाग में, और ऐसे आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऐसे नोट्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल आप ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए राइट, एक न्यूज़पेपर का दे दिया, एक फ्रीडम स्ट्रगल का दे दिया। इकॉनमी पे आता है कोई, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से इकोनॉमी का कोई करंट टॉपिक बताओ जो मतलब मैंने पहले ना, जैसे इन्फ्लेशन कवर हो गया, उसके बाद ये भी कवर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी चल रहा है आज राइट। तो आपको दिखा कि कोई नई पॉलिसी आई लॉजिस्टिक्स की राइट, तो आप जब इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो उसमें आप देखो कि भाई लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आता है भाई, मतलब शिपिंग आती है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, एयर ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें क्या चल रहा था, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि ठीक है कोई एक नया टॉपिक आया लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो आपने क्या किया कि जो उसकी पुरानी चीज़ें हैं लॉजिस्टिक्स की, आपने उसको कवर करना स्टार्ट किया। और उसके आप एक बस नोट्स बना लो कि ठीक है पहले इंडिया में लॉजिस्टिक्स नहीं चलता था, गवर्नमेंट ये कर रही है और हमें ये करने की ज़रूरत है। तो आपके दिमाग में एक ब्रॉड ओवरव्यू बन गया, आप लॉजिस्टिक्स से लॉजिस्टिक पॉलिसी या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है आप अटेंड कर लोगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में लेटेस्ट से चाइना चाइना चल रहा है राइट, कि चाइना की इकॉनमी बहुत डाउन चल रही है अभी। तो आपने देखा कि ठीक है चाइना तो माओ के टाइम से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है माओ ने कुछ चेंज किया, तो आप नोट करोगे ठीक है माओ के टाइम में, जब था तब ऐसे ऐसे होता था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए चाइना के अंदर, कल्चरल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कैसे हुए, उसने कैसे खुद को डेवलप किया। आपको बस क्या करना है कि विद इन लाइक सिंगल पेज आप पूरा नोट्स बना लो एक टॉपिक के ऊपर। और जब वही चीज़ एग्जाम में आप लिखोगे, जो आपने बनाया हुआ एग्जैक्टली वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है उस चीज़ को अटेम्प्ट करने का, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन और रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो इसमें ऐसे बनाओ जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको तो आप जब नोट्स बना इन डेप्थ कवर करते जाओ, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उसके आप ब्रॉडली नोट्स बनाते जाओ, बस ऐसे ही कवर करना है और सफिशिएंट बन जाते हैं। बिकॉज 6 टॉपिक आते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 4 में से अगर आप 3 भी ऐसे हिट कर गए जो आपने ऑलरेडी देखा है तो आपके बढ़िया मार्क्स आते हैं। Right, sir. Sir, the next question is, can we write solution and way forward in conclusion? मतलब क्या और आगे क्या करना है हमको। Yes, sir. मतलब what government should do, the solution, way forward. बिल्कुल यस, वो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। रिपोर्ट में right, नहीं sir. लिखना है, एसेज में लिखना है, रिपोर्ट में नहीं लिखना है। Right, sir. So the next question is, should we follow monthly editorial books or newspaper editorial daily? देखो यार मैं क्लियरली बता रहा हूँ, सोर्सेज लिमिटेड रखो, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा यू हैव टू रीड, मतलब आप विजन का मंथली पढ़ सकते हो, या फिर आपको वाजीराम पसंद है वाजीराम के आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो। आपको मंथली करंट अफेयर्स वाजीराम एंड विजन के नहीं पढ़े तो आप ईयर एंड पे जो उनका पीटी 365 मीन 365 निकलता है उसको पढ़ो। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस या वाजीराम एंड रवि को फॉलो कर लो। और तीसरा है कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़ो राइट, जैसे प्रज्वल दर्पण हो गया, कॉम्पिटिशन सक्सेस हो गया, क्रॉनिकल हो गया। इसके अलावा आप और चौथी कोई चीज़ मत देखो प्लीज़, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होगा आपको और फिर मतलब कोई फ़ायदा नहीं होना है आपको। इससे बेटर ये कि जो आप तीनों सोर्सेस पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से बार बार रिपीटेडली कवर करो बार बार। Yes, sir. So the next question is, how to cover internal security section? Can we use our own opinion and reports in the paper to regarding, sir, can we use our own opinion and reports? इस पे मैं बताना चाहूँगा कि यार देखो, एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, एम कार्तिकेयन की, वो पढ़ लेना है। उसके अलावा जो लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, मतलब जो एग्जाम में मेंशन हो सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हो तभी कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह होते हैं। सो आपको क्या करना है कि आप ऐसे अपने दिमाग में रखो कि ठीक है मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फिनिश कर ली है, और जो भी न्यूज़पेपर से मुझे मिलता जा रहा है सिक्योरिटी रिलेटेड और
ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, वो आप देखते जाओ कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ पढ़नी, इससे ही कवर हो जाएगा आपका। राइट सर। इसके अलावा और कोई डाउट है? नहीं सर, इतने ही थे। ठीक है, सर अगर हाँ। और डाउट सर, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर 2 सर, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है? यार ये सी मतलब ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मैं कैसे करता था, सबसे पहले मैं ऐसे अटेम्प्ट कर लेता था, उसके बाद मैं ग्रामर करता था, फिर मैं कंप्रीहेंशन करता, प्रेसी को मैं लास्ट में करता था। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर आप, ग्रामर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रामर में कोई गेस वर्क इन्वॉल्व नहीं, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, राइट। सो आपने क्या किया, सबसे पहले ऐसे अटेम्प्ट कर लिया, आप फ्रेश एग्जाम में जाते हो और ऐसे में आप ट्राई करो अपने बेस्ट आंसर लिख सको, इसलिए आपने ऐसे पहले कर दिया। ग्रामर उसके बाद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या है कि ग्रामर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो आपके पास टाइम बचा है, आप उसमें देख सकते हो कि ठीक है, मुझे आर्गुमेंट पहले करना है, कंप्रीहेंशन पहले करना है। आप आर्गुमेंट्स लिख लो, उसके बाद कंप्रीहेंशन कर लो। फिर जब प्रेसी बचती है, इसमें कई बार क्या होता है कि सपोज आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आप जैसे मैंने बोला कि आप ड्राफ्ट वन प्रिपेयर करो, उसके बाद फाइनल आंसर। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप सीधे फाइनली आंसर लिख दो प्रेसी में। उससे क्या होगा, ठीक है आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे प्रेसी में, लेकिन बहुत खराब भी नहीं आएंगे, कम से कम आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें क्या होता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, किसी भी सीक्वेंस में अटेंड करो, पूरा पेपर अटेंड हो जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट दे के अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है। मेरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि सबसे पहले ऐसे कर लो, उसके बाद ग्रामर, फिर कंप्रीहेंशन, फिर आर्ग्यूमेंट्स और लास्ट में प्रेसी, राइट। ओके सर। सर एनी स्पेसिफिक बुक फॉर आईआर? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए नहीं यार, देखो इसमें क्या है कि जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये कवर्ड है, राइट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। यस सर। तो आपको वही करना है, देखो जो बेसिक एनसीईआरटीज है आप उसको पढ़ लो। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखिए, जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो पेपर वन में मेंशन्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें ये दिया हुआ है कि इंटरप्ले अमंग नेशंस, और उसमें भी करंट अफेयर्स रिलेटेड मेंशन्ड है। तो आपने क्या किया, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली वो सफिशियंट है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से कहाँ से पूछ सकते हैं, देखो पेपर वन में वो पूछेंगे, पेपर टू की अगर बात करें तो कोई ऐसे ही आएगा उस पर। तो अगर आप ऑलरेडी द हिंदू पढ़ रहे हो और उसके बाद या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, विजन आईएएस मंथली, वाजीराव मंथली देख रहे हो, या फिर वो कर रहे हो आप, लेटेस्ट से कॉम्पिटिटिव मैगजीन, तो इसमें आपका कवर हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन, कोई अलग से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यस सर। सो एनी मोर डाउट्स एनीवन? सर दीज वर द क्वेरीज, ठीक है, इतने ही थे। कंक्लूड करते हैं। आज एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज मतलब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो बार बार लाइट आ रही है जा रही है, नेटवर्क अभी थोड़ा इशू था। कल ट्राई करते हैं कि एकदम स्मूथली कंडक्ट हो, बट आई गेस कि इंटायरिटी में कवर हो गया पेपर टू। उसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है तो फिर मतलब आई जस्ट मेंशन इट वंस कि ठीक है भाई, मतलब मेरा ये एफर्ट है अभी कि मैं एक मतलब सी बी एफ ए सी 2023 के लिए पर्सनल गाइडेंस कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप सर्च कर सकते हो, मिशन सी ए पी एफ 2023। एंड यूट्यूब पे एक चैनल भी है, आप सर्च कर लेना सिद्धार्थ सिंह सी ए पी एफ करके, तो मिल जाएगा। जो भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, कल पेपर वन के लिए हुआ था, आज पेपर टू के लिए हुआ है, ये वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, एंड आप अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए वहाँ से चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यस सर। राइट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।